नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का directstudy.com में स्वागत है। आज दोस्त हम लोग सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ भले ही सेट नंबर 1 है, बट कोई नहीं, हम लोग सेट नंबर आज 2 करने जा रहे हैं। और इतना ही कहेंगे कि फर्स्ट सेट नंबर में आप लोगों ने देखा था, कितना बेहतरीन क्वेश्चन का ये कलेक्शन है। जी हाँ, हम लोग शिक्षण कला और एवं अन्य दक्षताएँ को देख रहे हैं। यूथ कॉम्पिटिशन का किताब है, मिशन सरकारी नौकरी क्रैश कोर्स चल रहा है, उसी के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं, स्टेट के लिए है ये। और ये मैं बता दूँ यहाँ पे कि 9th-10th और 11th-12th दोनों के लिए, यहाँ भी देखिए किताब में भी लिखा हुआ है 9th-10th 11th-12th दोनों के लिए। सॉल्व पेपर है, प्रीवियस ईयर है, पहले आया हुआ एग्जाम में एमसीक्यूज है। तो आइए इसे शुरुआत करते हैं आज सेट नंबर 2 को। मैं अपने बारे में थोड़ा-सा बता दूँ, जो लोग नहीं जानते उनके लिए, जो लोग जानते हो थोड़ा-सा स्किप कर सकते हैं तब तक। देखिए दोस्त, पहले मैं ऑफ़लाइन में इंस्टीट्यूट चलाया करता था directstudy.com, अब सारे क्लासेस ऑनलाइन चल रहे हैं। साथ में आप लोग के लिए समय निकाल कर वीडियो भी बनाई जा रही है, बनाता रहता हूँ। दोस्त, आज मैं खुद भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड हूँ और आपको भी मैं उस राह पर ले चल रहा हूँ ताकि गवर्नमेंट जॉब ले सकिए आप। मेरी मजबूरी है, स्टूडियो यहाँ पे नहीं बना हुआ है, इसलिए मैं फेस पे वीडियो नहीं बनाता हूँ, बोर्ड पे पढ़ाता हुआ। तो कोई नहीं, बहुत जल्द वो भी हो जाएँगे। जब तक आपको क्लास डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए मैं क्लास ले रहा हूँ इस तरीक़ा के। आप देख सकते हैं 2009 से ही क्लास ले रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, दो 15 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे यहाँ से गवर्नमेंट जॉब लिए, जैसे एसएससी, रेलवे, बीपीएससी टीचर, सीटेट, बीएड एंट्रेंस हो गया, डीएलएड एंट्रेंस हो गया, ऐसे करके बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में बच्चे हमारे यहाँ से निकले हैं। तो अच्छे खासा एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मुझे पता है कैसे मैंने क्या पढ़ा, तो आज गवर्नमेंट जॉब लिया हूँ, तो बहुत अच्छे से मैं गाइड कर सकता हूँ। एक और सीरीज़ चल रही है, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जाके जब देखेंगे, तो स्टेट के लिए जो प्लेलिस्ट है, उसी में विज्ञान का भी वीडियो आपको मिल जाएँगे। सेट 1 हो चुके हैं, सेट 2 आने वाले हैं, 9th-10th के लिए ये किताब है, साइंस वालों के लिए। देख सकते हैं, यही वो किताब है, जिसका हम लोग क्लास ले रहे हैं अभी, शिक्षक पात्रता परीक्षा 9th-10th 11th-12th के लिए भी है ये। फर्स्ट इसमें से हम लोग कर लिए, ये कंटेंट है इसका, फर्स्ट हम लोग कर लिए, दूसरा आज अभी करने जा रहे हैं। शांति से रहिए, बस इतना ही कहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर वीडियो मिस होता है तो समझ लीजिए कहीं न कहीं क्या होंगे, आपके लिए परेशानी खड़ा होंगे। क्यों परेशानी खड़ा होंगे? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको हर हाल में देखना चाहिए। ये कब आए हुए हैं वो भी देख लीजिए ज़रा। 15/9/2023 को फर्स्ट शिफ्ट में आए थे ये। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अधिगम प्राकृतिक क्रिया है। अधिगम प्राकृतिक क्रिया है। शिक्षार्थी का मतलब स्टूडेंट का, शिक्षक का, व्यक्ति का या जीवित प्राणी का? तो अधिगम जो है जीवित प्राणी का है। अब आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसको यहाँ पढ़ने के बाद समझ में आएगा। आप स्टूडेंट भी कह सकते हैं, टीचर भी कह सकते हैं। देखिए, अधिगम एक सतत एवं जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें अधिगम मतलब सीखना, जिसमें व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। अतः अधिगम एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो जीवित प्राणियों में होती है। जीवित प्राणी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ऐसा नहीं कि मनुष्य ही सीखता है, जानवर भी सीखते हैं। हर तरह के जीव सीखते हैं, कैसे उसको सर्वाइव करना है, कैसे उसको भोजन प्राप्त करने हैं। शुरू में सबको दिक्कत होते हैं, शेर ऐसा नहीं है कि पैदा होते ही वो शिकार करना अच्छे से सीख जाता है। लेकिन अपने साथ अपने सीनियर के साथ रहते-रहते वो सारी कलाओं को पारंगत कर लेता है। अधिगम प्रक्रिया का अंतःक्रिया अंतःक्रिया घटक है। अधिगम प्रक्रिया का अंतःक्रिया घटक कौन-सा है? उच्च स्तर सोच, ध्यान, स्मृति, ये सभी। तो आंसर हो जाएगा सभी। अगर अच्छे से अधिगम होना है, तो ये सारी चीज़ होना चाहिए। उच्च स्तर का सोच होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, स्मृति होना चाहिए, ये तीनों पॉइंट इम्पोर्टेंट हो जाता है अधिगम करने के लिए, अंतःक्रिया चलते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण क्या है? संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण सूचना, समझ, विश्लेषण या मूल्यांकन? तो सूचना। संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण सूचना है दोस्त। कैसे? सूचना मिलेगा तभी तो उसपे आप कोई भी क्रियाकलाप आगे बढ़ाएँगे। तो वही कह रहा है, संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन में बच्चों द्वारा सूचना संप्रेषण, देख रहे हैं? भाषा सीखना और मस्तिष्क के विकास के लिए पहलुओं को ध्यान में केंद्रित किया जाता है। नेक्स्ट कहा जाता है कि संज्ञानात्मक जो है, संज्ञानात्मक शिक्षण प्रथम चरण सूचना से है। संज्ञानात्मक शिक्षण की प्रक्रिया में सूचना अधिग्रहण प्रथम चरण होता है। मतलब सूचना सबसे पहले लिया जाता है, तब जाके कोई भी चीज़ आगे बढ़ती है। क्वेश्चन देखेंगे अगला कि अनुदेशात्मक उद्देश्य है। अनुदेशात्मक उद्देश्य है विशिष्ट, क्रिया केंद्रित, मापने योग्य या ये सभी? आंसर बताइए ज़रा क्या होंगे? तो अगर आपने
सभी को कहा है तो सही कहा है आपने, क्योंकि अनुदेशात्मक उद्देश्यों को इस प्रकार लिखना महत्वपूर्ण है ताकि शिक्षार्थियों की प्रगति, ठीक है, को प्रभावी ढंग से मापा जा सके और शिक्षण के अनुकूल किया जा सके। पहला पॉइंट कहता है शिक्षण उद्देश्य में शिक्षार्थी को क्या सीखना है। मापन योग्य उद्देश्य में शिक्षार्थी की प्रगति को कैसे मापा जा सकता है। क्रिया केंद्रित उद्देश्य बताता है कि शिक्षार्थी क्या करेगा। अतः विकल्प तीनों अनुदेशात्मक उद्देश्य में शामिल होता है। बहुत अच्छा, ब्लूम के बारे में पढ़िए। ब्लूम का वर्गीकरण की शुरुआत हुई तो आंसर हो जाएगा शिकागो विश्वविद्यालय से, ब्लूम साहब का। ये समय भी था, समय भी देख लीजिए जरा, 1957 में उनका प्रकाशित हुआ था। मनोवैज्ञानिक थे बेंजामिन ब्लूम, और शिकागो विश्वविद्यालय से इन्होंने शुरुआत किया था टेक्सोनॉमी का। शिक्षण के नेक्स्ट पॉइंट कहता है शिक्षण के आधुनिक विधि की विशेषता है। शिक्षण का आधुनिक विधि का क्या विशेषता है। तो सब है, क्रिया केंद्रित है, समकक्ष सहयोग है, अन्योन्य क्रिया है, मतलब एक दूसरे के साथ मिलके हमसे तुमको फायदा, तुमसे मेरे को फायदा, ये अन्योन्य क्रिया हो जाता है। क्रिया केंद्रित है, बच्चे क्लास में जहां भी शिक्षण लेते हैं वहां ज्यादा से ज्यादा क्रिया करते हैं। समकक्ष सहयोग, समान कक्षा वाले आपस में सहयोग एक दूसरे को करके काम करते हैं, सीखने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। कहता है आगमन विधि प्रोत्साहित करता है छात्र भागीदारी, रुचि, सीख के करके सभी। बहुत आसान है, एकदम गारंटी के साथ आप सही जवाब देंगे, सारे चीज हो जाएंगे इसमें। क्योंकि जब हम आगमन विधि की बात करते हैं तो इसमें सब कुछ होता है। इसको खोज प्रोत्साहन होता है, इसमें खोज प्रक्रिया होता है, चिंतन होता है, सब कुछ, भागीदारी, रुचि, सीखना, सब कुछ बच्चा ही करता है। सब इसमें बच्चे का 100% भागीदारी होता है। रोल प्ले विधि को की कमजोरी है। रोल प्ले विधि बहुत अच्छा विधि है, इसमें कमजोरी क्या था, पहला कहता है ध्यान केंद्रण का अभाव हो जाता है, क्योंकि कई बच्चा रोल करते रहता है तो ध्यान केंद्रित नहीं होता है। नीरस विधि ये सब नहीं होंगे, पहला ही हो जाएंगे। कह रहा है रोल प्ले विधि, इसको मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। रोल प्ले विधि की कमजोरियां में से ध्यान केंद्रण अभाव हो जाता है। छात्रों को एक व्यक्ति या चरित्र का अभिनय करना होता है। यहाँ एक ऐसी विधि है जिसमें अक्सर विभिन्न प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए इस कक्षा में लिया जाता है। मतलब बच्चों को कुछ बना दीजिए, जैसे महात्मा गांधी पर कोई नाटक करवाना है, बच्चों को आप रोल प्ले कर दीजिए, तू महात्मा गांधी है, तू जवाहरलाल नेहरू है, आप सिपाही है, इस तरीके के बना दीजिए और उसको नाटक करने कहिए, तो ये बहुत खतरनाक तरीका से बच्चे करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। पाठ योजना निर्धारित करता है अधिगम उद्देश्य। आप कैसा पाठ योजना बनाते हो वही तो उद्देश्य आपका पता चलेगा कि आज आप क्या पढ़ाने वाले हैं। कहा जाता है कि बीएड या डीएलएड कुछ भी किए होंगे, पाठ्य योजना पर बहुत ध्यान दिया जाता है। पाठ्य योजना मुख्य रूप से अधिगम उद्देश्य का निर्धारण करता है। इसमें शिक्षण की विधियां, ठीक है, उद्देश्य को निश्चित किया जाता है जिसमें छात्र, ठीक है, जिसमें छात्र पाठ को अच्छी तरह से समझे। पाठ्य योजना के शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग टीएलएम का प्रयोग करते हैं, प्रश्न विधि करते हैं, समय सीमा होता है और गृह कार्य भी दिया जाता है। इसमें पाठ्य योजना बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, 5E मॉडल विकसित हुआ था। 5E जो मॉडल है ये कब विकसित हुआ था। तो कहा जाता है रचना रचनात्मकता बाद के लिए ये मतलब 5E मॉडल विकसित हुआ था। कहा जाता है 5E मॉडल रचनात्मकतावाद के लिए विकसित किया गया था। मॉडल कहा जाता है सक्रिय शिक्षण पर आधारित है, जिसमें छात्र समस्या को हल करने, अवधारणा की जांच करने के लिए सहयोग का से काम लेते हैं, मतलब एक दूसरे का सहयोग करते हैं 5E मॉडल में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, शिक्षकों में सॉरी सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है। शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास, छात्रों की क्षमता का विकास करना, छात्रों के पृष्ठ पोषण कौशल का विकास करना, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। सोचिए जरा आंसर, आसानी से आंसर दिया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण आपको पढ़ने को मिला होगा। बीएड में तो ये चीज़ है, मुझे अच्छे से पता है। डीएलएड में यदि कोई किए है उसमें सूक्ष्म शिक्षण पढ़ाया गया तो जरूर आप लिख के बताइए, जरूर होगा उसमें भी, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाता है। बच्चा का एक्टिविटी हो गया, बच्चा का मनोवैज्ञानिक को समझना पड़ता है। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों में शिक्षण कौशल विकास करना है। ठीक है, बच्चा को समझने के लिए पहले तो टीचर में ही विकास करना होता है ना, कि आप छोटी छोटी बातों पर अपना ध्यान रखें। कि जैसे एक मैं बताता हूँ, बोर्ड मिटाया जाता है राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से। आप कमेंट्स में करके बताइए, अगर आपने डीएलएड या बीएड किया है तो उसमें बताया गया है। मैं ही बता देता हूँ, लेफ्ट हैंड से मिटाया जाता है कभी भी ब्लैक बोर्ड को। राइट हैंड में पेन डस्टर या पेन या क्या बोला जाता है, स्केच या पेंसिल रख सकते हैं। इसका आधार मनोविज्ञान के अधिगम के नियम और शैक्षणिक समाजशास्त्र का व्यवहार पक्ष है। शिक्षक उम्मीदवार प्रत्येक शिक्षण कौशल को छोटे छोटे भागों में तोड़ता है। भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं को अराजकता वातावरण का सामना किए बिना सिखाने का प्रयास करता है। मतलब बिना लड़ाई झगड़ा हो, कोई भी परेशानी आए, टीचर का काम होता है सिखाना, तो इसीलिए उसको सूक्ष्म ध्यान देना पड़ता है सूक्ष्म क्रिया पर। अगला कहता है अनुदेशन प्रदान किया जाता है।
तो कक्षा के अंदर अनुदेश दिया जाता है बच्चों को। अब क्या है इसको समझ लीजिए जरा। तो कहता है अनुदेशन कक्षा के अंदर प्रदान किया जाता है। अनुदेशन का अर्थ देखिए, कक्षीय स्थिति में किसी विषय का सचेष्ट ज्ञान प्रदान करना। किसी चीज पर खासकर अनुदेश दिया जाता है कि हाँ ये टॉपिक का या बातें हैं। पारंपरिक अवधारणा जिसमें कि अल्पज्ञ अपने से अधिक ज्ञान रखने वाले की सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। जिसमें एक प्रक्रिया जिसमें कि जिसको ज्यादा ज्ञान है वो आंसर मतलब जानकारी देगा, जिसको जानकारी नहीं वो बैठा रहेगा। अंतःक्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया है। अंतःक्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया है। तो आंसर क्या दीजिएगा, पहला और दूसरा दोनों दीजिएगा। अंकन प्रक्रिया, अंकन अर्थापन प्रक्रिया। अभी क्या है इसको समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि अंतःक्रिया विश्लेषण का एक विधि है जिसका उपयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विश्लेषण एवं सुधारने के लिए किया जाता है। अंतःक्रिया, अब इसको समझिए। इस पॉइंट में कह रहा है कि अंकन प्रक्रिया में शिक्षक और छात्र के बीच होने वाले शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहारों को निरीक्षण किया जाता है अंकन प्रक्रिया में। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि टीचर बोल नहीं रहा हो लेकिन उसके आंख कैसे गुरेर रहा है, कि प्यार से देख रहा है बच्चों को या मुस्कुरा रहा है बच्चों के ऊपर, इस पर ध्यान दिया जाता है। और बच्चा क्या रिएक्शन दे रहा है इस पर ध्यान दिया जाता है। अंकन अर्थापान प्रक्रिया में, अब देखिए ऊपर अंकन प्रक्रिया था, इसमें अर्थन अर्थापान प्रक्रिया हो गया, थोड़ा अर्थापान जुड़ गया। में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण या मूल्यांकन किया जाता है। अतः अंतःक्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया में अंकन प्रक्रिया, अंक अर्थापन प्रक्रिया दोनों शामिल होता है, यानी इसमें दोनों शामिल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा स्थापित करना उदाहरण है। तो कक्षा प्रबंधन करना, कक्षा स्थापित करने का मतलब क्या, कक्षा का अच्छे से प्रबंधन करना। समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए, तो आंसर हो जाएगा बहुत बढ़िया है, सभी संस्कृतियों को समान एवं महत्व देना चाहिए। ऐसा नहीं किसी खास को मतलब महत्व देना और जो खास नहीं है। खास कहने का मतलब टीचर मान ले हिंदू है तो मुस्लिम का वैल्यू नहीं दिया, टीचर यदि मुस्लिम है तो हिंदू वाले बच्चों को वैल्यू नहीं किया, तो ये गलत हो जाता है। वहां पे सबको समान समझना है। पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन निर्भर करता है, तो आंसर सभी पर हो जाएगा। शिक्षक का उद्देश्य, मतलब शिक्षा का उद्देश्य, विषय वस्तु की रचना एवं प्रस्तुतिकरण, अभिन्यास एवं रचना, इन सभी बातों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तकालय का उद्देश्य क्या है, तो ज्ञान एवं सूचना प्रदान करने के लिए बनाया गया है, खेल प्रदान करने के लिए थोड़ी ना बनाया गया है। पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रभावी शिक्षक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जो छात्रों को सिखाने के लिए प्रेरित करता है, सॉरी सीखने के लिए प्रेरित करता है। मतलब बच्चा को आप ऐसा नहीं है जो सिखा रहा है वो नहीं, बच्चा खुद करने लगे, खुद एक्टिविटी करे, खुद सीखे, तो ये मायने रखता है। वेट करेंगे जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। हाँ, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। कह रहा है एक व्यक्ति पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद ले सकता है जब वह छात्रों से सम्मान पाकर। आपको आनंद कब आता है, जब बच्चे आपका बहुत वैल्यू करते हैं। बच्चे वैल्यू नहीं कर रहे हैं तो जान लीजिए आपको मजा नहीं आएंगे। और बच्चे वैल्यू उस समय करेंगे जब आपके अंदर क्वालिटी बच्चों को दिखेगा कि हाँ इस सर से पढ़ के हमारे लाइफ में कुछ बेनिफिट हो सकता है। उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए, तो अवबोध स्तर तक। अब इसका मतलब क्या है, फिर से सुन लीजिए। उच्चतम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए, तो अवबोध स्तर तक। यानी कि ऐसा नहीं कि आप 10वां क्लास में पढ़ाने चल गए तो आप छोटी बात बच्चों को नहीं बताएंगे। बहुत टीचर का ये अकर होता है, हम छोटा चीज क्यों तुमको बताएंगे, पर टीचर का गुण ऐसा नहीं होता, टीचर हर चीज बताएगा। कह रहा है अवबोध स्तर पर जहाँ छात्र नई जानकारी को समझने में सक्षम होता है। यदि छात्र नई जानकारी को समझने में सक्षम नहीं है तो उसे याद भी नहीं रख पाएगा और उसका मूल्यांकन भी नहीं हो पाएगा। इसलिए अवबोध शिक्षण करना जरूरी है। मतलब बच्चों को अच्छे से समझाना भी है और ध्यान रखना है बच्चा के माइंड में सारी बात आनी चाहिए। मूल्यांकन प्रक्रिया क्या है, तो आंसर दोनों दीजिए, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। गुणात्मक और मात्रात्मक करने का क्या मतलब होता है, तो देखिए मूल्यांकन प्रक्रिया मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हो सकती है। मात्रात्मक मूल्यांकन को संख्याओं में, जैसे परीक्षा का अंक, छात्र की उपस्थिति गुण से पता करते हैं। गुणात्मक मूल्यांकन को शब्दों एवं विवरणों से व्यक्त किया जाता है, जैसे छात्र निबंध निबंध या शिक्षक अवलोकन, ये प्रक्रिया के द्वारा छात्र के बारे में एक डिटेल लिखा गया है। नेक्स्ट आता है शिक्षा में मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग है, शिक्षण अनुभव, अभिभावक अनुभव, शिक्षक अनुभव, अधिगम अनुभव। आप सोचिए त्रिकोण का भाग पूछा है शिक्षा में मूल्यांकन का, तो जिन लोगों ने भी सोचा है कि शिक्षा के मूल्यांकन में त्रिकोण का 3 प्रकार है, जैसे शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन, तो डी आंसर हो जाएगा अधिगम। नेक्स्ट टॉपिक को देखिए यहाँ पे, अधिगम अनुभव वह प्रक्रिया है जिसमें छात्र
सीखने की सीखते हैं या मूल्यांकन प्रक्रिया, एक सेकंड दीजिए मुझे। यह मूल्यांकन प्रक्रिया आधारित है। मूल्यांकन का उद्देश्य निर्धारित करना होता है। छात्र ने शैक्षणिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सीखने का अनुभव प्राप्त किया है या नहीं है। अतः शिक्षा के मूल्यांकन की त्रिकोण भाग अधिगम अनुभव कराता है। मतलब अधिगम का अनुभव करना ही क्या कहलाता है? त्रिकोण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मूल्यांकन भूमिका अदा करता है। मूल्यांकन जो है कौन सा भूमिका अदा करता है? तो आंसर दिए उपयुक्त सभी। पाठ्यचर्या में, शिक्षण में, परीक्षण में, सारे चीज में मूल्यांकन अनुभव करता है। पाठ्यचर्या पाठ्यचर्या का सिद्धांत आधारित क्या होता है? तो आंसर उपयुक्त सभी फिर से होता है। गतिविधि, विषय वस्तु और छात्र सारे पर आधारित होता है पाठ्यचर्या। ऐसा नहीं कि एक चीज को ध्यान रख के अगर आप बना दिए पाठ्यचर्या तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। शिक्षा बिना बोझ, बहुत बढ़िया। शिक्षा बिना बोझ के किसके द्वारा दिया गया है? तो ये लाइन है दिया हुआ प्रोफेसर यशपाल के द्वारा दिया गया है। 1993 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के लिए यह रिपोर्ट लिखी गई थी। शिक्षा के विचार प्रोफेसर यशपाल द्वारा दिया गया। इन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव दिया और कहा कि बच्चा पर बोझ नहीं बनाना है। जितना आसान तरीका से शिक्षा रखेंगे उतना अच्छा होगा। नहीं तो पहले आप विश्वास करें, हम लोग जब क्लास 10th पढ़े थे, इतने मोटे बायोलॉजी के, इतने मुझे मोटे अलग सब्जेक्ट सारे बने हुए थे, इतने मोटे मोटे क्या बताऊं, हालत खराब हो जाते थे पढ़ने में। बाद में उसको कम किया गया। कहा जाता है बच्चों का समाजीकरण शुरू होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? परिवारवाद से। परिवार से शुरू होता है। नेक्स्ट कहा जाता है क्वेश्चन कि प्रक्रिया जो बच्चा को सामाजिक रूप से अनुकूल बनाता है। सामाजिक रूप से अनुकूल कौन बनाता है? तो आंसर दीजिए सामाजिकरण। समाज में रहने के लिए सामाजिकरण होना जरूरी है। सामाजिकरण बहुत जरूरी होता है। कहते हैं अच्छे छात्र वो होते हैं जो जो हमेशा सीखना चाहते हैं, हमेशा सीखने के लिए उत्सुक होते हैं, वो अच्छा छात्र के अंतर्गत रखा जाता है। छात्र सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं। तो आंसर हो जाएगा करके। इससे बढ़िया कुछ नहीं। जब खुद कोई चीज आप बता रहे हो, खुद कर रहा है, तो उससे बढ़िया कोई प्रक्रिया हो ही नहीं सकता कि बच्चे सीखेंगे। नेक्स्ट आता है कि वास्तविक वस्तुओं को शिक्षण सहायक सामग्री टीएलएम के रूप में दिखाना चाहिए। तो आंसर सारे को डालिएगा। रुचि को प्रोत्साहन करना, जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, भागीदारी बढ़ाने के लिए। बढ़िया है क्वेश्चन। गौतम बुद्ध के प्रवचनों की भाषा थी। देखिए 30 क्वेश्चन आपने अभी तक के क्या चीज से किया है? तो आपने किया शिक्षण कला से। सोचिए, अब हम लोग करने जा रहे हैं एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन आते हैं। गौतम बुद्ध के प्रवचनों की भाषा क्या थी? भोजपुरी, पाली, गाड़ या संस्कृत? तो पाली भाषा थी। और यही जैन धर्म रहता तो प्रकृत भाषा टिक मारते। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राम का पुल या राम सेतु निम्नलिखित में से किस जल डमरू मध्य में स्थित है? कहाँ पे स्थित है? तो पाक जल डमरू मध्य में स्थित है, श्रीलंका और भारत के बीच में। आगे कहता है कि मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान प्रमुख क्षेत्रों में किस क्षेत्र की वृद्धि सकारात्मक रही? स्टील का, बिजली का, कोयला का, पेट्रोलियम का? ये तो थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, बट आपको पता कर लीजिए इसको भी। कह रहा है कि मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान कोयला क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि हुआ, जबकि अन्य क्षेत्रों में नकारात्मक वृद्धि हुआ। कोयला आगे में बढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए निम्नलिखित में से किस वर्ष में बिहार, उड़ीसा, बंगाल से अलग हो गया? बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हुआ था। तो 34 का आंसर क्या दीजिएगा? 1912 में हुआ था। इसको पढ़ ही लेते, ये बढ़िया टॉपिक था। इसको पूरा फुल डिटेल पढ़ते हैं। कह रहा है कि 22 मार्च 1912 को बंगाल, यहाँ 12 लिखा हुआ है। अरे लाइन खींच जा, ठीक है। कहा जा रहा है कि 22 मार्च 1912 को बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम कानूनी अधिनियम 1912 के माध्यम से बिहार और उड़ीसा अलग प्रांत के रूप में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो गया। 22 मार्च 2012 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था। 22 मार्च को प्रतिवर्ष बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। सही बात है। 1 अप्रैल 1936 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार और उड़ीसा को आपस में अलग होकर नए नए प्रांत बनाया गया। 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ। ये भी बात याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन आया था। पटना मरीन ड्राइव बिहार का थेम्स पथ का संस्करण एक एक्सप्रेवे है जो डैश के साथ चलता है? गंगा नदी, यमुना नदी, कोसी नदी या बागमती नदी? तो गंगा नदी के साथ चलता है एक्सप्रेसवे, ध्यान रखना है। इसको पढ़ना अच्छी बात है, इसको पढ़ ही लेता हूँ। लेटेस्ट क्वेश्चन का है, मरीन ड्राइव बिहार का फेमस पथ संस्करण या जेपी गंगा पथ भारत के बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे तथा नदी के समांतर एक एक्सप्रेसवे है। इसका निर्माण हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हुडको और बिहार सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। पटना मरीन ड्राइव की योजना पूर्वी पटना और पश्चिमी पटना के बीच के यातायात के सुचारू प्रवाह करने के लिए किया गया। राजपथ यातायात भीड़ भाड़ को बचाने के लिए किया गया। जी हाँ, ये बनाया गया कि आदमी को अगर जहाँ जरूरत नहीं वहां ना जाएगा, डायरेक्ट निकल के अपना घर चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषक एसएमओजी के कारण
के लिए जिम्मेदार है? तो आंसर हो जाएगा आपका भस्मक और वाहनों में उत्सर्जन दोनों, वाहन का उत्सर्जन और भस्मक दोनों। अब क्या है, इसको थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। कह रहा है स्मॉग। स्मॉग एक प्रकार का तीव्रतम वायु प्रदूषक है जो वातावरण में दृश्यता को कम करता है, दिखता नहीं है। स्मॉग धुएं और राख आदि को कोहरे में एक मिश्रण है। कोयले के दहन, कार्बन का राख, तेल आदि के सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जो कि वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार भस्मक राख, भस्मक मतलब राख होता है, वाहनों के उत्सर्जन में होने वाले धुआं से कोयले के रूप में मिश्रित होकर निर्माण होते हैं। सुनिए, जैसे होता क्या है ना कि ये एक ऐसा प्रदूषण है जिसमें कि आप गाड़ी नहीं चला सकते। एक तरह से धूल भरा आंधी जैसा दिखेगा आपको, और ये कहीं न कहीं आपको सारे काम डिस्टर्ब करके रखेंगे। अगला कहता है पूर्ण नवीकरण नीकरण कागज़ को उद्योग कंटेनरों में उपयोग के लिए प्रतिबंध क्यों किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका क्योंकि यह संदूषण पैदा करता है। अभी क्या है संदूषण, इसको थोड़ा-सा नीचे डिटेल से पढ़ते हैं। कह रहा है कि पुनर्विनिर्मीकरण कागज को खाद्य कंटेनरों में उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित किया गया क्योंकि यह खाद्य पदार्थों में संदूषण पैदा करता है, जिसमें खाद्य कंटेनरों में रखे या भंडारित किए गए खाद्य पदार्थ पुनर्विनीकरण कागज में उपस्थित रसायनों से क्रिया कर लेता है, जिससे खाद्य पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है और उसमें दुर्गंध पैदा हो जाता है तथा इसका रंग एवं स्वाद भद्दा हो जाता है। अब सुनिए, कार्टून का में खाना अगर आप रखते हैं तो उसका महक उसके अंदर चला जाता है, बहुत जल्दी ऑक्सीकृत हो जाता है और वो खाना महकने लग जाता है, खराब हो जाता है, और वो उसके केमिकल्स उसमें मिल जाते हैं, इसलिए मना किया गया। बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई कहलाती है। क्या कहलाएगा बताइए? तो वन की कटाई कहलाएगा, जो कि एकदम नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन-सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, ये आपका ग्रीन हाउस गैसेज़ नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस राज्य में अस्थायी वनों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ है? एमपी में है, ये तो बच्चा-बच्चा जानता है। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10 मीटर और 8 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, 10 से 80, 80 वर्ग सेमी आंसर हो जाएगा। सॉरी, गलत हो गया ना? 80 वर्ग मीटर आंसर हो जाएगा, क्योंकि मीटर में दिया होता था, सेंटीमीटर में कैसे हमने आंसर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जरा जवाब दीजिए। कह रहा है 6250 के धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष के बाद कितना ब्याज लगेगा, मतलब मिलेगा? तो पी गुने आर गुने टी बाई 100 होता है। तो बस सबको रख के गुना कर दीजिए, 2 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, कैलकुलेशन करिए, आंसर आ जाएगा 2250। फिर से आ गया डेसिमल वाला कैलकुलेशन। इतना को इतना से गुना करना है, प्लस इतना इतना और इतना इतना। तो इसके लिए गुना ही कर देना है। उससे पहले आप एक चीज़ देख रहे होंगे, जब आप ये पूरे को ध्यान दीजिएगा तो आप देखेंगे इसमें कुछ कॉमन होने वाला चीज़ है। जो इसमें 4.7 है, 4.7 है, 4.7 है, तो सबसे पहले 4.7 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ इतना बचा और इतना बचा। इन इन सभी को जब आप जोड़ेंगे दोस्त, तीनों को जोड़ेंगे तो 100 आएगा। देखिए 470 कितना आसानी से बन गया। अगर कॉमन नहीं लेते तो गुना करते परेशान हो जाते हैं आप। कितना गुना करते डेसिमल में सोचिए। दो संख्याओं का एलसीएम इतना है और उसका एचसीएफ इतना है, 13 है। यदि उनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो ऐसा हम बताए हैं कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुने सेकंड नंबर। यहाँ पे दिया गया, देख लीजिए। ये फॉर्मूला सारे वैल्यू को डालेंगे, ये 416 इसके बटा में आ जाएंगे, या ये जो है इन दोनों के बटा में आ जाएंगे। बटा में डाल के काटेंगे, 35 गुने 13 आ जाएगा, 455 आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी की छाया की लंबाई आदमी की ऊंचाई से 1/√3 गुना है। सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे निकलेगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक ऐसा त्रिभुज मानना पड़ेगा जिसमें यहाँ एंगल लिख दीजिए, नीचे लिख दीजिए 1/√3x, इधर x लिख दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि हम tan थीटा का एक फॉर्मूला जानते हैं। tan थीटा बराबर होता है p/b। tan थीटा बराबर होता है p/b। अब देखिए इसका प्रयोग करते हैं, एक्स डाल देंगे, लंबा वाला एक्स माने थे और चौड़ा वाला हो गया था 1/√3x। जब इसको √3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, √3 ऊपर चला जाएगा। यहाँ कुछ मिस्टेक हो रहा है, एक सेकंड रुक जाइए। सॉरी, पहले तो आपका यहाँ ध्यान दीजिए जरा, ये एक्स से एक्स कट जाएगा, दोनों एक्स कट गया, √3 ऊपर चला जाएगा तो tan का मान क्या आ जाएगा? tan का मान निकल के आ जाएगा √3। तो √3 होता है tan 60 का मान, तो हम tan 60 डालेंगे, tan से tan कट जाएगा दोनों तरफ, तो थीटा बराबर 60 डिग्री आ जाएगा। यही पूछा था, आपका आंसर आ गया। ये रीजनिंग का क्वेश्चन लग रहा है। सेना सैनिक तो स्कूल से क्या? तो आंसर हो जाएगा विद्यार्थी। सेना बना हुआ है सैनिक से, तो स्कूल बना हुआ है विद्यार्थी से, ध्यान रखिएगा।
कहा जा रहा है वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता है। पित्तल है, डुरालुमीन है, कांस्य है, जर्मेनियम है। देखिए इसमें जर्मेनियम जो है ना, यह एक धातु है और इसके अलावा यह सब मिश्र धातु है, तो ये सब गलत हो जाएगा। आंसर सिर्फ हो जाएगा जर्मेनियम, ये वाला आंसर। ये अलग है, मतलब ये धातु है, वो सब अधातु। एक सीरीज का क्वेश्चन आया है, 81 है, 9 का स्क्वायर है और उसके बाद 64 है, 8 का स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर 144 आंसर हो जाएगा। देखिए 144। देखिए पिछला वीडियो में हमने कहा था आपको कि आपको सबसे पहले एबीसीडी कौन कितना नंबर पर आता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाइएगा। ऑल एक प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, ऑल रीजनिंग करके, उसमें जाइएगा। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर उसका पहला, शुरू में ही हमने एबीसीडी याद कराया कौन कितने नंबर पर आता है। जैसे ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे आता है। उसी तरह आपसे एक पूछ दे कि क्यू क्या नंबर पे आता है, तो आप सही है 17 नंबर पे। एल क्या नंबर पे आता है, तो 12 नंबर पे। के 11 नंबर पे। इस तरह का सारा हम याद किए हुए, तो आपको भी याद करना है। अब आइए क्वेश्चन को समझाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक निश्चित कोड में इतना को इतना लिखा गया है। एक सेकेंड, देखिए इतना को ये लिख दिया गया है और इतना को ये लिख दिया गया है, तो इसको आप लिख के बताइए। ये कह रहा है, बात समझ में आया कि इसको क्या लिख दिया गया है? तो हमने पहले चेक करना है कि क्या लिखा गया है, कौन सा रूल लग रहा है। जब हमने चेक करने आया तो हमने देखा पी में 2 जोड़ा तो आर आया, पी 16 पे होता है, आर 18 पे होता है। फिर मैंने देखा ए में 2 जोड़ा तो डी आया, ए 1 नंबर पे होता है, सॉरी 3 जोड़ कर आया है, और ये 4 नंबर पे होता है। उसी तरह मैंने देखा था 2 3 2 3 2 ऐसे जुड़ रहा है। फिर हमने कहा कि इसमें देखते हैं, तो इधर भी वैसा ही हो रहा है, तो हम इसमें भी अपना मन से वही करेंगे जो दिया हुआ था। देल ई वाला था और इधर वाला अपना मन से हमने निकाल दिया। पहले 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 2, फिर 2 3 ऐसे कर दिया। लास्ट क्वेश्चन इसको समझिए, कह रहा है कुसुम रवि की पत्नी है। कुसुम जो है रवि की पत्नी है, ठीक है। तो कुसुम और रवि के बीच में पत्नी का लगा दिए साइन। कह रहा है गोविंद और प्रभु भाई है, तो गोविंद और प्रभु भाई है, तो देखिए भाई गोविंद और प्रभु के बीच में हमने भाई लिख दिया। कह रहा है गोविंद रवि का भाई है, तो यहाँ देखिए गोविंद रवि के बीच में भाई लिख दिया। अब देखिए अगर मान लेते हैं ये इसका भाई, ये इसका भाई, तो आपको कहे कोई कि ये तीनों के बारे में बताइए, तो आप कहेगा तीनों भाई है आपस में, रवि गोविंद प्रभु तीनों आपस में भाई है। कहता प्रभु कुसुम के कौन है? प्रभु जो है कुसुम का क्या है? सोच के देखिए क्या होगा। ब्रदर इन लॉ लिखा गया, इंग्लिश में लिखा गया है, तो इसको क्या कहिएगा? ब्रदर इन लॉ क्या होता है? मैं बताऊं कि आप बताएंगे? कमेंट्स में आप डालिए तो कि ब्रदर इन लॉ क्या होता है, अगर आपको पता है तो। दोस्त आज का क्लास यहीं पे एंड होता है। आपको मैं बता दूं कि अभी आपने क्या किया, इतना बेहतरीन तरीका से एक और चैप्टर को आप एक और सॉरी सेट को कंप्लीट कर लिया। इसी तरह लगातार सेट मैं ला देता हूं, सारे सेट कंप्लीट करा दूंगा। आपका जिम्मेदारी अच्छे से एक बार 2 बार 3 बार जरूरत पड़े तो सेट को देख लीजिए जल्दी जल्दी 2x पर करके, बट अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और भी चैप्टर चल रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मिशन क्रैश कोर्स के तहत अब चल रहा है, मिशन सरकारी नौकरी के तहत चल रहा है, जिसमें साइंस भी पूरा हम कंप्लीट करा रहे हैं। मैटर चैप्टर अभी एमसीक्यू जाने वाला है, पूरा थ्योरी पढ़ा दिए हैं दो क्लास में, तो आप उसे जाके चैनल पे देख सकते हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स के लिए भी चल रहा है कंप्लीट मैथमेटिक्स, जिसमें हम पढ़ा रहे हैं आसान भाषा में सारा मैथ के फार्मूला चल रहा है। नंबर सिस्टम उसमें आ चुके हैं, आगे आने वाले हैं। साथ में एक और बैच चल रहा है जो कि जीएस कंप्लीट कराया जा रहा है। इसमें हर एक एग्जाम के लिए जीएस को कंप्लीट कराया जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं 65-6300 प्लस क्वेश्चन है इसमें, सारे को हम कंप्लीट कराने का वादा किए हैं और करा भी रहे हैं। इसमें तो अच्छा खासा 7-8 वीडियो आ चुके हैं अभी तक। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पसंद किए हैं, आपको लगा है कि यहाँ काम की चीज़ें आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। कुछ दोस्तों मित्रों में ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि आपको अच्छे से क्या कर सके, उन लोग को भी पता चल सके कि ऐसी क्लास चल रही है जहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस कराई जा रही है। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।